हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो में जेई 2025 टेस्ट नंबर 2 के क्वेश्चन नंबर 13 to 18 को सॉल्व करेंगे। तो क्वेश्चन है 13 क्या है, ये अंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट से रिलेटेड क्वेश्चन है। ये अपरेटस है अंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट का, ये स्क्रीन है और ये दो स्लिट्स है। स्लिट्स का विड्थ दिया है ये यहाँ पर, ये इसका विड्थ है, कितना चौड़ा ये है 0.1 मीटर दिया हुआ है, 1 मिलीमीटर दिया हुआ है। और ये जो दोनों स्लिट के बीच का जो डिस्टेंस है डी वो दिया हुआ है 0.5 मिलीमीटर। बताना क्या है कि द रेशियो ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन टू डिफ्रैक्शन मिनिमा, यहाँ पर डिफ्रैक्शन की बात कर रहा है, एंड इंटरफेरेंस फ्रिंज, इंटरफेरेंस की बात कर रहा है, दोनों का बात कर रहा है। यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट हम यूजुअली क्या करते हैं, इंटरफेरेंस की बात करते हैं, ठीक है। लेकिन ये इंटरफेरेंस के साथ साथ डिफ्रैक्शन की भी बात कर रहा है। लेकिन उसने यहाँ पर दे दिया है कि ये जो विड्थ है कितना है 0.1 मिलीमीटर, ये विड्थ है। तो हम जानते हैं डिफ्रैक्शन में कि डिफ्रैक्शन जो है या तो जस्ट एक एज यहाँ पर है, जैसे ऑब्स्टेकल इस तरह से है, तो ये डिफ्रैक्शन बनाएगा यहाँ पर, स्क्रीन यहाँ पर रख दीजिए। तो ये जो है सो यहाँ मैक्सिमा और ये मिनिमा मैक्सिमा इसे दिखाता है। तो वही यहाँ पर भी दिखाएगा। डबल स्लिट यदि सिंगल स्लिट है तो उस केस में भी ये दिखाएगा इस तरह से। ये सेंट्रल मैक्सिमा है, उसके बाद में ये फर्स्ट मिनिमा, सेकंड मिनिमा ऐसे दिखाता है। ये डिफ्रैक्शन है। इसके लिए दो ठो स्लिट नहीं चाहिए, एक ही स्लिट काफ़ी है, या फिर एक ऑब्स्टिकल, ये भी जो है सो ये भी दिखाता है। तो ये डिफ्रैक्शन है और यहाँ पर दोनों ही पॉसिबल है, क्योंकि यहाँ दो ठो डिफ्रैक्शन होगा। एक डिफ्रैक्शन यहाँ पर हो जाएगा, एक डिफ्रैक्शन यहाँ पर हो जाएगा इस तरह से। ये डिफ्रैक्शन को हम केवल दिखा रहे हैं। और एक यहाँ पर हो जाएगा, यदि ये वेल सेपरेटेड है, ये इसके कंपेयर में ये डी जो है सो 0.5 mm है, ये 0.1 mm है, तो यहाँ पर ये पॉसिबल है कि इस तरह से ये अपना दिखाएगा और ये अपना दिखाएगा। तो ये तो डिफ्रैक्शन है। और साथ ही साथ ये दोनों मिलके क्या करेगा, इंटरफेरेंस बनाएगा। इंटरफेरेंस का मतलब है एक जगह ब्राइट लाइट, एक जगह डार्क, ब्राइट लाइट डार्क। जहाँ हम कुछ नहीं दिखा रहे वो डार्क है, ये ब्राइट लाइट है, ये ब्राइट लाइट ऐसे। और जो इंटरफेरेंस फ्रिंज है वो दो ब्राइट लाइट के बीच का डिस्टेंस या दो डार्क लाइट के बीच का डिस्टेंस है, डार्क पोजीशन के बीच का डिस्टेंस है। इसको हम बीटा से डिनोट करेंगे। और यहाँ पर जो क्वेश्चन है दूसरा है, दो रेशियो निकालना है। रेशियो किसका, डिस्टेंस बिटवीन टू डिफ्रैक्शन मिनिमा। यहाँ पर डिफ्रैक्शन मिनिमा दिख रहा है ना, ये देखिए, एक मिनिमा ये हुआ और दूसरा मिनिमा ये हुआ, ये डिफ्रैक्शन मिनिमा है। ये वाला जो डिस्टेंस है को कंपेयर करना है इंटरफेरेंस से, ये जो डिस्टेंस है वो दोनों से कितना आता है। तो दोनों के लिए फार्मूला हमें पता है। तो सबसे पहले इंटरफेरेंस के लिए लिखते हैं फार्मूला, यहाँ पर जो है इंटरफेरेंस के लिए लिखते हैं। इंटरफेरेंस के लिए दो कंजिक्यूटिव ब्राइट स्पॉट के बीच का जो डिस्टेंस है, जिसको हम इन फ्रिंज विड्थ कहते हैं, बीटा, वो कितना होता है, वो डी लैम्डा बाई डी होता है। इसको निकालना काफ़ी आसान है। वैसे आप देखिए, यदि ये हमारा ऐसे रहेगा, इसको भूल जाइए। ये यहाँ पर ब्राइट स्पॉट है, जो भी है, ये जो कोई भी पोजीशन है हमारा ब्राइट का, वो कितना होता है, कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस का जो पोजीशन यहाँ से होता है सेंटर से, वो कितना होता है, वो होता है एन डी लैम्डा बाई डी। एन इंटेजर है, 0 1 2 ऐसे करते हुए। 0 रहेगा तो सेंट्रल मैक्सिमम, ये तो फर्स्ट मैक्सिमम, सेकंड मैक्सिमम ऐसे करके जा रहा है। तो ये जो विड्थ है वो क्या है, वो है n+1 मैक्सिमा माइनस n मैक्सिमा। ये चौथा मैक्सिमा माइनस तीसरा मैक्सिमा, दोनों के बीच का जो डिफरेंस है वही विड्थ है एक फ्रिंज का।
ये दोनों का वैल्यू यहाँ पर रखिए तो आपको सिंपली डी लैम्डा बाई डी आ जाता है। तो ये बीटा है, इंटरफेरेंस फ्रिंज का जो विड्थ है वो है। यहाँ पर मिनिमा कहाँ कहाँ होता है? अब डिफ्रैक्शन के केस में जाते हैं, तो डिफ्रैक्शन के केस में मिनिमा कहाँ होता है? यहाँ पर मिनिमा वहाँ अकर होता है जहाँ d/2 साइन थीटा वो जो है n+1/2 लैम्डा होता है। क्योंकि इस केस में यदि हम अकेला केवल एक का बात करें, ऐसे ये डिफ्रैक्शन की बात कर रहे हैं, इधर डिफ्रैक्शन, तो यहाँ पर जो है ये आधा, ये दोनों के बीच में जो है, ये दोनों के बीच में जो पाथ डिफरेंस आ रहा है, ए वाला पाथ डिफरेंस ए वाला हुआ ना, तो ये हम आधा ही लिए, पूरा नहीं लिए, आधा लिए d/2। ये और ये दोनों के बीच में जो पाथ डिफरेंस है, ये दोनों मिलकर इंटरफेरेंस बना रहा है, और जब ये दोनों के बीच में पाथ डिफरेंस λ/2 हो जाएगा, ऑड इंटीजर टाइम्स λ/2, तब यहाँ पर ये डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस करेगा और मिनिमा बनाएगा। और ये जो पाथ डिफरेंस है इसको बड़ा करके थोड़ा सा दिखा देते हैं। एक लाइट यहाँ से चला और एक लाइट यहाँ से चला इधर, और ये दोनों ही इंटरफेरेंस कर रहा है। ये टोटल डिस्टेंस d है, तो यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस कितना हुआ d/2, और इस पर परपेंडिकुलर रखो, यही हमारा पाथ डिफरेंस है। यहाँ से यहाँ तक परपेंडिकुलर है, तो ये देखिए एग्जैक्टली सेम पाथ है, तो ये कोई भी फेज डिफरेंस नहीं देगा। ये जो पाथ डिफरेंस है एक्स्ट्रा चला है, इसको इतना डिस्टेंस एक्स्ट्रा चलना पड़ा, वह पाथ डिफरेंस कल्मिनेट होता है फेज डिफरेंस में, और वही फेज डिफरेंस की वजह से इंटरफेरेंस बनता है, कंस्ट्रक्टिव या डिस्ट्रक्टिव। तो ये इसका वैल्यू कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा d/2 टाइम्स साइन थीटा। ये एंगल यहाँ पर है थीटा, वही एंगल यहाँ भी होगा थीटा, d/2 साइन थीटा। इसको होना चाहिए मिनिमा के लिए λ/2 के मल्टीपल में। तो ये दोनों कट गया, तो हमें क्या आया? d साइन थीटा इक्वल टू n+1 लैम्डा। और n का वैल्यू यहाँ पर तो कुछ भी हो सकता है, क्योंकि ऑलरेडी हमने ले लिया है कि n+1/2 लैम्डा है। तो n का वैल्यू 0 रखिए, 1 रखिए, 2 रखिए, 3 रखिए, ऐसे कुछ भी रखिए, लेकिन 0 भी रख सकते हो, ठीक है। तो 0 रखेंगे तो 1 लैम्डा होगा, 2 रखेंगे तो 1 रखेंगे तो 2 लैम्डा होगा, 2 रखेंगे तो 3 लैम्डा होगा, ऐसे करके। तो कहने का मतलब है ये हमारा अब m लैम्डा हो गया। m का वैल्यू 1 से जा रहा है, अब m यहाँ पर 1 से जा रहा है, 0 नहीं। 0 पर मिनिमा नहीं होता है, ये 0 पर यहाँ जो है वो मैक्सिमम होता है। तो 1 2 3 ये सब सारी चीज़ों पर जो है सो हमें मिनिमम मिलेगा। तो ये मिनिमम का कंडीशन है, d साइन थीटा इक्वल टू m लैम्डा। अब इसके लिए हम क्या करते हैं, डिस्टेंस निकालते हैं। तो फिर वैसे ही एक पिक्चर बनाते हैं यहाँ पर। वो एंगल जो है सो ऐसे है एंगल, ये एंगल थीटा है, ठीक है। ये थीटा है, और ये डिस्टेंस जो है जहाँ मिनिमा बन रहा है, ये मिनिमा बन रहा है, ये y है। तो y इक्वल टू कितना होगा? ये हमारा डिस्टेंस d है, d tan थीटा होगा। लेकिन ये थीटा बहुत स्मॉल है, तो उस केस में tan थीटा को हम साइन थीटा लिख सकते हैं। यदि थीटा बहुत स्मॉल हो तो tan थीटा और साइन थीटा दोनों सेम हो जाता है, और वो दोनों से इक्वल होता है थीटा के। तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं। और d साइन थीटा का वैल्यू कितना लिखें? m लैम्डा बाय, यहाँ से ये जो कंडीशन है मिनिमा का d से, तो ये आ गया d लैम्डा बाय d, एग्जैक्टली सेम फार्मूला आया y का। जो यहाँ पर इंटरफेरेंस में मैक्सिमा के लिए आ रहा था वही यहाँ पर मिनिमा के लिए आया। तो इसका भी विड्थ कितना आ जाएगा? इसका विड्थ को क्या कहें? विड्थ को b बोलते हैं। तो एग्जैक्टली सेम फार्मूला है तो सेम आएगा d लैम्डा बाय d। लेकिन एक मिनट रुक चाहिए, यहाँ पर दोनों जगह d लिखेंगे तो कंफ्यूजन हो जाएगा ना। d दोनों स्लिट के बीच का डिस्टेंस है, और यहाँ पर जो हम यूज कर रहे हैं वो सिंगल स्लिट को यूज कर रहे हैं, और ये वाला डिस्टेंस बता रहे हैं, इसको हम विड्थ कहते हैं। तो क्यों ना हम इसे, ये d जो है उसको w से हम कन्वर्ट करते हैं हर जगह w/2 w साइन थीटा, w साइन थीटा, ये w/2 और ये है w, तो ठीक रहेगा।
तो ये हो गया हमारा W, ये भी हमारा W, ये विड्थ है। तो हमें विड्थ पता चल गया, दो कंसेक्यूटिव मिनिमा का इन डिफ्रैक्शन और दो कंसेक्यूटिव मैक्सिमा का इन इंटरफेरेंस। दोनों का फार्मूला सेम है, जस्ट D और की जगह पर W है और कुछ नहीं। तो रेशियो बताना है। पहले क्या था, डिफ्रैक्शन या इंटरफेरेंस? डिफ्रैक्शन, उसके बाद इंटरफेरेंस। तो डिफ्रैक्शन का B और इंटरफेरेंस का बीटा। B कितना है, D लैम्डा बाय W, और बीटा कितना है, D लैम्डा बाय D। ये दो स्लिट्स के बीच का डिस्टेंस है और ये एक स्लिट का विड्थ है। तो हमारा आ गया D बाय W। कितना वैल्यू है, कितना लैम्डा है, कितना डिस्टेंस बिटवीन स्क्रीन और स्लिट से कुछ मतलब नहीं, जस्ट हमें रेशियो चाहिए विड्थ, डिस्टेंस बिटवीन टू स्लिट्स और एक स्लिट का विड्थ का। और वो कितना दिया है, D है 0.05 मिलीमीटर और ये है 0.0, नहीं ये उल्टा लिख रहे हैं तो गलत है, वैल्यू देखना होगा, 0.5 और 0.1, 0.5 और 0.1। तो रेशियो कितना हो गया, 5:1। 5:1, 5 रेशियो हो गया। एक बार इसको फिर समराइज कर देते हैं। अंश डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट है, उसमें दो स्लिट्स होते हैं, दोनों के बीच का डिस्टेंस जो है, दोनों स्लिट्स के बीच का डिस्टेंस D 0.5 mm दिया है और इंटरफेरेंस हो रहा है। इंटरफेरेंस के लिए हम फार्मूला जानते हैं कि किस जगह पर हमें ब्राइट लाइट मिलेगा, एन D लैम्डा बाय D, ये जो जगह है वहाँ पर हमें ब्राइट लाइट मिलेगा। और यदि आपको डार्क लाइट चाहिए तो ये n को आपको रिप्लेस करना पड़ेगा किससे, n+12 से। n+12 रखिए तो वो आपको जो जगह देगा वो ब्राइट नहीं डार्क वाला देगा। तो खैर मैं ब्राइट का जो है निकालना है, इंटरफेरेंस फ्रिंज निकालना है। तो फ्रिंज क्या होता है, दो ब्राइट स्पॉट के बीच का डिस्टेंस या दो डार्क के स्पॉट के बीच का डिस्टेंस। यहाँ पर ब्राइट का जो पोजीशन है वो मुझे पता है, n D लैम्डा बाय D। तो नेक्स्ट वाला कितना हो जाएगा, n+1 D लैम्डा बाय D, और दोनों का डिफरेंस लिए तो हमें इसका ये निकल आया फ्रिंज विड्थ। तो ये फार्मूला वैसे भी आपको पता होगा फ्रिंज विड्थ कितना होता है। सेम अब एक दो जो स्लिट्स है उसमें से एक स्लिट्स पर हम फोकस करें तो ये हमें डिफ्रैक्शन भी दिखाएगा, और उस डिफ्रैक्शन का विड्थ कितना होगा। डिफ्रैक्शन में मिनिमा का कंडीशन जो है वो होता है कि W/2 साइन थीटा जो है उसे होना चाहिए, ये A फेज डिफरेंस आता है इस केस में, जो फेज डिफरेंस आता है यहाँ पर वो आता है W/2 साइन थीटा। और किसके किसके बीच का फेज डिफरेंस है, ये फेज डिफरेंस है, एक ही विड्थ है, तो एक इस कॉर्नर पर और एक मिडिल वाला, ये दोनों के बीच का जो फेज डिफरेंस है वो होता है, ये नहीं ये वाला यहाँ पर W/2 साइन थीटा। और ये जब फेज डिफरेंस और मल्टीपल ऑफ लैम्डा रहेगा तब डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होगा और मिनिमा बनेगा। तो इसको यदि हम सिंप्लीफाई करते हैं तो आता है कि W साइन थीटा इज इक्वल टू m लैम्डा, m का वैल्यू 1 to 3 होगा, 0 नहीं होगा। तो उस केस में हमें मिलेगा क्या, हमें मिलेगा मिनिमा। तो इसी को यदि हम डिस्टेंस में मेजर करें, यहाँ पर हमें मिनिमा मिल रहा है, तो ये डिस्टेंस जो है ये थीटा है, तो ये कितना हो जाएगा D tan थीटा। और यहाँ से हम यदि tan थीटा की जगह हम साइन थीटा भी लिख सकते हैं क्योंकि थीटा बहुत स्मॉल है, और तब साइन थीटा की वैल्यू यहाँ से ये जो डिफ्रैक्शन मिनिमम का कंडीशन है वहाँ से लिखते हैं, तो हमें आता है D m लैम्डा बाय W। और ये m जो है सो बता रहा है कि पहला मिनिमा है या m इक्वल टू 2, तो सेकंड मिनिमा है, तो दो मिनिमा के बीच का डिस्टेंस निकालना है। तो m+1 से m को हम सब्ट्रैक्ट कर दिए और हमें तब दो डिफ्रैक्शन मिनिमा के बीच का डिस्टेंस मिल गया। ये दोनों का रेशियो निकालने के लिए पूछा है, तो कैपिटल B वो जो है दो मिनिमम के बीच का डिस्टेंस इन डिफ्रैक्शन के केस में, और बीटा ए इंटरफेरेंस के केस में है। ये है इंटरफेरेंस और ये है डिफ्रैक्शन के केस के लिए। इसका वैल्यू रख के यदि हम डिवाइड करते हैं तो देखते हैं कि केवल हमें D/W मिलता है, केवल रेशियो चाहिए डिस्टेंस बिटवीन टू स्लिट्स और विड्थ ऑफ स्लिट, और इस तरह से हमें इसका वैल्यू मिल गया 5/5। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन मूव करते हैं।
द इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू एन इलेक्ट्रिक डायपोल is equal to 36 kilovolt per meter at an axial point r is equal to 10 meter away from the dipole। यहाँ पर कहीं डायपोल रखा हुआ है और यहाँ पर बहुत दूर में जाके इस पॉइंट P पर जो कि इससे 10 मीटर अवे है, इस पॉइंट P पर जो है सो इलेक्ट्रिक फील्ड दिखा रहा है कितना 36 किलोवोल्ट पर मीटर। तो यहाँ से हमें डायपोल मोमेंट निकल जाएगा। एनीवे क्वेश्चन पहले पढ़ लेते हैं। दिस इलेक्ट्रिक फील्ड इज केप्ट इन ए यूनिफॉर्म एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड ई। ये जो इलेक्ट्रिक डायपोल है उसे, ये केस 1 हो गया। केस 1 मैंने यहाँ पर निकाल सकते हैं फी वैल्यू उसका इलेक्ट्रिक डायपोल का, और केस 2 में उसके बाद में इसको उठा के रख दिया है कहीं किसी इलेक्ट्रिक फील्ड, इधर है इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन, वहां पर रख दिया है। और क्या बोल रहा है आगे, डायपोल इज इन इक्विलिब्रियम विथ इट्स डायरेक्शन इन द इलेक्ट्रिक फील्ड इन द एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड। ये माइनस क्यू है, ये प्लस क्यू है, तो डायपोल का डायरेक्शन किधर हुआ -2+। ये है डायपोल का डायरेक्शन इधर, और इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन भी इधर है, अपना इक्विलिब्रियम में है। इस पर फोर्स लगेगा इधर QE, इस पर फोर्स लगेगा इधर QE इलेक्ट्रिसिटी, क्योंकि ये चार्ज माइनस है, और उसके बाद आराम से इक्विलिब्रियम में। व्हेन द डायपोल इज डिस्प्लेस्ड स्लाइटली एंड रिलीज्ड इट ऑसिलेट्स। ओके, यदि इसको थोड़ा सा डिस्प्लेस करेंगे तो, नहीं डिस्प्लेस मतलब इधर नहीं डिस्प्लेस करना होगा, इसको थोड़ा सा डिस्प्लेस नहीं लिखना चाहिए था, रोटेट लिखना चाहिए था। डिस्प्लेस करने के लिए मतलब यहाँ से उठा के उधर ले गए तो क्या होगा, कुछ नहीं होगा। लेकिन यदि इसे रोटेट करते हैं थोड़ा सा एंगल थीटा से, ठीक है, तो और उसको छोड़ दें तो ऑसिलेट करेगा, तो पीरियड ऑफ ऑसिलेशन जो है कितना होगा वो बताना है। ठीक है, तो पीरियड ऑफ ऑसिलेशन कितना होगा आप देखिए। यहाँ पर जो है सो निकालने के लिए या तो पूरा फोर्स निकालिए, और फोर्स को निकाल कर आप जो है सो पता कीजिए कि कितना इस पर टॉर्क आ रहा है, या फिर डायरेक्ट टॉर्क का फार्मूला लिख लीजिए। टॉर्क कितना होता है, टॉर्क हमेशा क्रॉस प्रोडक्ट होता है। इलेक्ट्रिक फील्ड के केस में टॉर्क कितना होता है, P क्रॉस E। P क्या है, इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट, E क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड का जो वैल्यू है। तो PE साइन थीटा, जस्ट हम मैग्नीट्यूड की बात करें तो, क्योंकि डायरेक्शन से मतलब नहीं है। P इसका इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट है, E इलेक्ट्रिक फील्ड दिया हुआ है, और साइन थीटा अभी यहाँ पर मैंने थीटा से जो रोटेट किया है, दोनों के बीच का एंगल, ये डायपोल मोमेंट का, जब हम इसको रोटेट कर दिए हैं तो ये डायपोल मोमेंट का डायरेक्शन है और ये फील्ड का डायरेक्शन है, दोनों के बीच का एंगल ये थीटा। और थीटा छोटा है तो हम इसको कह सकते हैं PE थीटा। और इसको यदि हम कंपेयर करें, जैसे फोर्स इक्वल टू m होता है ना, m ओमेगा स्क्वायर x सिंपल हार्मोनिक मोशन में, ये देखिए सिंपल हार्मोनिक मोशन कर रहा है क्योंकि ये थीटा के प्रोपोर्शनल है। और यहाँ माइनस साइन दे सकते हैं क्योंकि टॉर्क उसे अपना इनिशियल पोजीशन में ले जा रहा है, तो ये सिंपल हार्मोनिक मोशन कर रहा है। तो इसको हम फोर्स को कैसे सिंपल हार्मोनिक मोशन में उसका टाइम पीरियड निकालते हैं। तो सिंपल हार्मोनिक मोशन के केस में यदि फोर्स हमारे पास है तो फोर्स को हम कहते हैं m ओमेगा स्क्वायर x माइनस साइन के साथ में, और यहाँ से इस ओमेगा से हमें पीरियड ऑफ ऑसिलेशन निकलता है। सिमिलरली टॉर्क के केस में हम टॉर्क लिखते हैं आई, m को सिंपली रिप्लेस करते हैं i से, i ओमेगा स्क्वायर x की जगह पर थीटा होता है। तो यहाँ पर हम उसको उसी के साथ कंपेयर करते हैं और ये दोनों को देखकर हम ओमेगा निकाल लेते हैं। ओमेगा कितना हुआ, PE बाय आई का स्क्वायर रूट। ये दोनों को कंपेयर कीजिए, ओमेगा स्क्वायर की जगह पे P आई ओमेगा स्क्वायर की जगह पे P, तो ओमेगा स्क्वायर की जगह पे P बाय आई, और यहाँ से मैं टाइम पीरियड ऑफ ऑसिलेशन पता चल गया I बाय P। अब I कितना क्या है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया है। अब वो बताइए कितना है मोमेंट ऑफ इनर्शिया। ये चार्ज Q है, माइनस Q प्लस Q, मास चार्ज से मतलब नहीं मोमेंट ऑफ इनर्शिया में, जिसके अबाउट ये रोटेट कर रहा है, उस एक्सिस के अबाउट में इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना है। ये पॉइंट पार्टिकल है, सिंपली मास टाइम डिस्टेंस स्क्वायर, ये डिस्टेंस कितना हो गया L/2,
डिस्टेंस दिया है क्या? डिस्टेंस बिटवीन टू चार्जेज इज डी, डी दिया हुआ है, डी, एल नहीं डी है। ठीक है, डी लिखते हैं। तो एम डी बाई टू डिस्टेंस हो गया उसका स्क्वायर, प्लस ये दूसरा का उसका भी एग्जैक्टली सेम, और मोमेंट ऑफ इनर्शिया का स्केलर क्वांटिटी है, सिंपली ऐड कर देते हैं, कोई डायरेक्शन वगैरह इसमें नहीं है। तो ये हो गया एम डी स्क्वायर बाई 4 और उतना ही यहाँ से तो डबल हो गया एम डी स्क्वायर बाई 2। इसको यहाँ सब्सटीट्यूट करते हैं, आई की जगह पर एम डी स्क्वायर बाय 2 पी और ई, ये हमारा पीरियड ऑफ ऑसिलेशन है। अब क्या इसमें मिसिंग है कुछ? देखिए जो एक्सप्रेशन दिया है उसमें एक्स एम 10 पाई डी ऐसे करके दिया हुआ है, लेकिन ई क्यों दिया है? यदि यहाँ पर 36 लिख ही दिया है तो ई का वैल्यू क्यों नहीं लिखा? नहीं नहीं, ई जो है इलेक्ट्रिक फील्ड ए है, वो ई नॉट अलग है, ये ई नॉट अलग है। जिस इलेक्ट्रिक फील्ड में डायपोल को रखा गया है वो ई यहाँ पर है। ठीक है, तो अब हमें क्या इसको पी का वैल्यू सिंपली रखना है। पी यहाँ मिसिंग है क्योंकि पी का वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दिया है, और पी का वैल्यू कहाँ से आएगा? ये फर्स्ट केस से, तो वहाँ से पी का वैल्यू निकालते हैं। तो देखिए इलेक्ट्रिक फील्ड एक्सियल किसी भी जनरल पॉइंट पर कितना होता है, याद कीजिए फॉर्मूला। किसी भी जनरल पॉइंट पर जो है, यहाँ से मान लीजिए इस जगह पर है जो एंगल थीटा बना रहा है, ये पॉइंट आर जो है, आर डिस्टेंस पर जो है, इस पॉइंट पर कितना इलेक्ट्रिक फील्ड होता है? वो होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट पी स्क्वायर रूट ओवर 1 + 3 cos स्क्वायर थीटा बाय आर क्यूब। ये ई नॉट का वैल्यू है। तो ई नॉट का वैल्यू यहाँ पर दिया है 36 किलो वोल्ट पर मीटर। इसका वैल्यू 9 × 10⁹। पी नॉट, पी का वैल्यू हमें पता करना है और ये वैल्यू हमें सबका रख देना है। 1 + 3 थीटा कितना हो गया? ये एक्सियल पॉइंट है, इस एक्सिस पर है, तो थीटा 0 डिग्री हो गया, तो 3 cos स्क्वायर 0 डिग्री जो कि 1 हो गया। और डिस्टेंस कितना है? 10 मीटर, तो 10 मीटर का पावर 10 क्यूब। अब यहाँ से पी का वैल्यू हमें पता चल गया, कितना हो गया? 36 × 10⁶ बाय 9 × 10⁹, और ये वाले स्क्वायर रूट के अंदर में 1 + 3 4 हो गया ये, और ये कितना आ जाएगा? 4 × ये कितना है? 6 है, तो 10⁻³ आया, और ये 2 है, 2 × 10⁻³ ये आया। ओके, इस वैल्यू को जो है सो एसआई यूनिट में है, उसको हम सब्स्टिट्यूट करते हैं। 2 पाई स्क्वायर रूट ओवर एम डी स्क्वायर टाइम्स 2, और पी का वैल्यू है 2 × 10⁻³ ई। सिंप्लीफाई करते हैं इसे, ये 2 बाहर चला जाएगा, 2π/2, ये 1000 जो है ऊपर मुख बन जाएगा 1000 md स्क्वायर बाय ई। ये 2 तो खत्म हो गया, 1000 में से 10 बाहर चला जाएगा, 10 पाई, डी भी बाहर चला जाएगा, और यहाँ क्या बच गया? एक 10 m/, यही एक्सप्रेशन आना चाहिए पीरियड ऑफ ऑसिलेशन का। 10 पाई डी टाइम्स स्क्वायर रूट के अंदर में 10 m/e। 10 पाई डी ये दिया हुआ है, m/e के साथ कितना मल्टीप्लाई किया हुआ है? m/e के साथ में 10 मल्टीप्लाई किया हुआ है, तो ये 10 आपका आंसर है, 10 आपका आंसर है। ओके, मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड निकालना है। ये फिगर दिखा रहा है, इसमें 4 एम्पियर का करंट फ्लो कर रहा है।
जो बाहर वाला सर्किल है उसका रेडियस है 8 सेंटीमीटर और जो छोटा वाला सर्किल है उसका रेडियस है 2 सेंटीमीटर। मैग्नेटिक फील्ड सेंटर पे कितना होगा? सेंटर पे कितना होगा ये फर्स्ट बोलते हैं और ये सेकंड बोलते हैं। छोटा वाला सर्किल सेकंड है, पहला वाला फर्स्ट जो है वो बड़ा वाला सर्किल है। तो उसके वजह से कितना हुआ वो निकालते हैं। ये पूरा सर्किल के वजह से सेंटर पे कितना होता है मैग्नेटिक फील्ड, यदि इसमें करंट I फ्लो कर रहा हो तो μ0I/2r, r इसका रेडियस है। और ये B जो है सो डिपेंड करता है कैसे, यदि बियो-सेवर्ट लॉ आप याद के करें μ0/4π IdL क्रॉस r/r3, ये इस पर डिपेंड करता है, आइडियल पर मतलब लेंथ पर, इस लेंथ पर डिपेंड करता है। तो यदि यहाँ से ये सर्किल पूरा लेते तो μ0I/2r, आधा लेते तो उसका आधा हो जाता है, 1/3 लेते तो 1/3 हो जाता है, क्योंकि वो ये सिंपली डिपेंड करता है उसका इस आइडियल पर। तो इस केस में कितना है यहाँ से यहाँ तक 270 डिग्री है, मतलब 3/4। पूरा सर्किल में एंगल कितना था 360 डिग्री। अभी जो सर्किल है बाहर वाला सर्किल देख रहे हैं वो कितना बड़ा एंगल बना रहा है यहाँ से यहाँ तक 270 डिग्री। तो कितना कंट्रीब्यूशन आएगा 270 आउट ऑफ 360, इतना ही कंट्रीब्यूशन आएगा। देखिए 3/4 है, 75% है। और पूरा के लिए कितना है μ0I/2r, r कैपिटल आर यहाँ पर। और छोटे तो ये कितना आ गया टोटल, ये हो गया 3/4, 4 × 2 8 μ0I/r। छोटा वाला चलते हैं सेकंड जो सर्किल है उससे, ये भी एंगल सेम एंगल है 270, तो इसका भी कंट्रीब्यूशन उतना ही होगा 270 आउट ऑफ 360, सब कुछ सेम, केवल रेडियस का वैल्यू जो है सो स्मॉल r हो गया। तो यहाँ पर लिख सकते हैं 3/8 μ0I/r। अब डायरेक्शन देखिए, डायरेक्शन के लिए राइट हैंड का रूल यूज कीजिए। राइट हैंड हम लेते हैं, आइडियल की तरफ इसको रखते हैं, मतलब जिधर करंट फ्लो कर रहा है यहाँ पर उधर अपना फिंगर को रखते हैं और कर्ल करके उसे ले जाते हैं जिस पॉइंट पर मुझे फील्ड निकालना है, आर तक जाना है, यहाँ तक ले जाते हैं इधर। तो मेरा फिंगर दिखाता है मेरी तरफ आउटसाइड, वो आउटसाइड इस प्लेन के परपेंडिकुलर आउटसाइड, आउटसाइड को हम ऐसे डिनोट करते हैं। अब छोटा जो सर्किल है यहाँ पर, ये जो करंट इसमें फ्लो कर रहा है उसके वजह से देखते हैं, उसके वजह से जो है आप फिर वही राइट हैंड कर लो यूज कीजिए, अपना दाहिना हाथ लीजिए, करंट के डायरेक्शन में रोटेट कीजिए, अपने करंट के डायरेक्शन में इसको रखिए और उसके बाद में सेंटर पर ले जाइए। ये हमसे दूर डाउनवर्ड जा दिखा रहा है, हमसे दूर दिखा रहा है डाउनवर्ड, ये ऑपोजिट, एग्जैक्टली ऑपोजिट है, तो माइनस लिखना पड़ेगा ऐड करने के समय। और दूसरा बात यह है कि इसके वजह से कितना फील्ड होगा 0, क्योंकि ये इसके लाइन पर पड़ रहा है, ये भी इस लाइन पर पड़ रहा है, तो इसके वजह से 0 होगा। क्योंकि बियो-सेवर्ट लॉ में देख सकते हैं ये जो करंट एलिमेंट है उसका आर के साथ में यदि पैरेलल हो गया, दोनों के बीच का एंगल यदि 0 डिग्री हो गया तो वो कितना हो जाएगा 0 हो जाएगा। तो यहाँ पर वही हो रहा है, इस लाइन पर इसके ये जो है इस करंट जो वायर है उसके पैरेलल में पड़ गया, उससे जो एंगल 0 डिग्री बना रहा है, तो वहाँ पर कोई भी मैग्नेटिक फील्ड नहीं बनेगा ये दोनों की वजह से। तो सम निकालते हैं टोटल, दोनों के वजह से जो है उसको हम ऐड कर देते हैं। तो अब वेक्टर सम है, तो एक का डायरेक्शन अप है एक का डाउन है, तो माइनस करना पड़ेगा, तो माइनस कर देंगे 1/R माइनस 1/r। अब ये निगेटिव आ जाएगा क्योंकि ये बड़ा है, तो उससे क्या फर्क पड़ता है, पहले कौन लिखे हैं ये, तो ये हो गया। अब वैल्यू रख देते हैं, μ0 का वैल्यू कितना होता है 4π × 10⁻⁻⁷। इसमें नहीं लिखा है, उतना आपको याद रखना होगा। 1/r, r कितना है 8 सेंटीमीटर और 2 सेंटीमीटर है ना, हाँ 8 और 2 सेंटीमीटर है, सेंटीमीटर है तो इसको मीटर में कन्वर्ट करना पड़ेगा, ऊपर में जाकर 100 से मल्टीप्लाई करेंगे, मीटर में कन्वर्ट हो गया। ये r नीचे है, ऊपर में 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आया, ये है 3/2π × 10⁻⁻⁵
और ये हो गया -6/16। माइनस इस साइन को चेंज कर देगा, तो 3/2 टाइम्स 6/16 को हम 3/8 लिख सकते हैं, पाई टाइम्स 10⁻⁻5 और डायरेक्शन चेंज कर दिया। अब सिंपली कैलकुलेशन है, 16 3.14 10⁻⁻5, ये अप्रोक्सीमेट कीजिए, देखिए कितना आ रहा है, ये समथिंग लाइक 27 28 पॉइंट समथिंग इतना आया, और 16 यहाँ पर। आंसर देखिए, आंसर 3 है, 7 है, 5 है, 1 है, बहुत डिफरेंस है। पावर, केवल पावर को मैच कराइए। पावर जो है ये समथिंग लाइक 1 पॉइंट समथिंग है, 1.56, ये 10⁻⁵ है। 10⁻⁵ वाला पकड़िए, ये आपका आंसर हुआ। लेकिन यहाँ पर तो 7 के करीब बना रहा है, ये कैसे पॉसिबल है? वैसे भी 7 के करीबन यहाँ आ रहा है, लेकिन ये 10⁻⁵ हमें दिखा रहा है कि हमारा आंसर आ गया है। 7 आएगा, इसलिए कि यहाँ पर हमने आई का वैल्यू रखना भूल गए, म्यू नोट कर लिखे और सीधे ही वाला लिखे हैं, तो 4 लिखना पड़ेगा हर जगह। आई का 4 एम्पियर है ना, 4 एम्पियर हर जगह 4 से मल्टीप्लाई करते चले जाते हैं। 4 से मल्टीप्लाई कीजिए हर जगह, 4 से मल्टीप्लाई कीजिए, तो देखिए इसको मैंने अप्रोक्सीमेट किया, 16 और 8 24 है, तो ये 16 टाइम्स 16 256 होता है, 282 है, तो 16 से भी थोड़ा ज़्यादा है, उसमें भी 17 है, तो ये समथिंग लाइक 6.8 ऐसे है, इंटू 10⁻⁵, ऑलमोस्ट 7 के करीब बना गया। तो वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। यदि यहाँ पर मुझे देखना है 10⁻⁵, केवल उसको इतना डिवाइड करने में, मल्टीप्लाई करने में टाइम बर्बाद नहीं करने का, यहाँ पर इसको देख लीजिए 10⁻⁵ है और बाकी सब बहुत दूर दूर है, तो आपका आंसर ये हो गया। ओके, मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। यहाँ पर थोड़ा प्रॉब्लम है, ये 2 ओम होना चाहिए, यहाँ पर लिखा हुआ है 2 ओम, लेकिन यहाँ पर 1 ओम लिखा हुआ है। क्या है क्वेश्चन, इस फिगर को देखिए, और पूछ रहा है कि पावर डिलीवर्ड बाय द बैटरी इज मैक्सिमम फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ आर। आर के किस वैल्यू के लिए ये जो पावर जहाँ से जो डिलीवर कर रहा है वो मैक्सिमम है। पावर बैटरी से जब जो डिलीवर होता है वो मैक्सिमम कब होता है? वो मैक्सिमम तब होता है, यहाँ पर अलग से फिगर बनाकर दिखाते हैं, जब ये एक्सटर्नल लोड रेजिस्टेंस, इसको कहते हैं लोड रेजिस्टेंस, और ये इंटरनल रेजिस्टेंस जब दोनों सेम हो जाएगा, तब इससे जो पावर डिलीवर्ड हो रहा है वो होगा मैक्सिमम। बैटरी जो पावर दे रहा है वो मैक्सिमम होगा। आप इसको निकाल सकते हैं, थोड़ा सा कैलकुलस यूज करना होगा, वो ये इसी को निकाल कर दिखा रहे हैं यहाँ पर। इससे जो करंट फ्लो कर रहा है वो कितना है, ये मान लेते बैटरी ई है, E/R+R। जो इससे पावर डिलीवर्ड हो रहा है वो कितना है, इससे जो चार्ज डिलीवर हुआ टाइम्स बैटरी ई। ये तो एनर्जी हो गया, इसको टाइम से डिवाइड करना पड़ेगा। सम टाइम में इतना टाइम में इतना चार्ज जो है डिवाइड किया, तो ये हुआ आई ई, और ई को फिर लिख सकते हैं हम, क्या लिख सकते हैं, आई आर लिख सकते हैं, तो आया I²R। या आप ऐसे देख सकते हो कि जितना पावर ये हीट के रूप में बर्बाद कर रहा है वही ये सप्लाई कर रहा है, तो और क्या करेगा, इसके पास तो एक ही एलिमेंट है, केवल रजिस्टर है, तो जो भी ये देगा वही, जितना खर्चा ये करेगा उतना ही ये सप्लाई करेगा। ये जितना खर्चा करता है उससे ज़्यादा सप्लाई कर तो करेगा नहीं, क्योंकि और कुछ तो है नहीं। और यहाँ पर इसको इग्नोर कर रहे हैं क्योंकि ये बहुत छोटा है। आई का वैल्यू कितना है, सब्स्टिट्यूट करते हैं, E/R+R स्क्वायर हो गया, ये R हो गया, ये पावर है। ये पावर मैक्सिमम कब होगा, अब यहाँ पर R हमारा वेरिएबल है, R जो है सो वेरिएबल है, एक पर्टिकुलर वैल्यू के लिए, वैल्यू ऑफ R के लिए ये पावर मैक्सिमम होगा, वो R में पता करना है। तो उसको कैसे पता करें, dP/dR = 0। आप इसका कैलकुलेशन करके देखिए, तो आपको जो आएगा dP/dR करने से
आपको आएगा R इज इक्वल टू स्मॉल r। तो ये पावर मैक्सिमम तब है जब ये एक्सटर्नल लोड रेजिस्टेंस इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ बैटरी के बराबर होता है। तो ये कंसेप्ट आपको याद रखना है। यहाँ पर एग्जाम में आप इसको ये सब नहीं करना है, आपको सिंपली याद रखना है कि कोई भी बैटरी मैक्सिमम पावर तब देता है जब लोड रेजिस्टेंस, बाहर का जो रेजिस्टेंस है वो इसके बैटरी के इंटरनल रेजिस्टेंस के बराबर होता है, तब ये मैक्सिमम पावर डिलीवर कर रहा होता है। तो यहाँ पर उसी कंसेप्ट को यूज करके इस प्रॉब्लम को बनाएंगे। तो सबसे पहले देखिए इसका इक्विवेलेंट बैटरी बना लेते हैं, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस लिख देते हैं। एक तो रेजिस्टेंस इसका बताइए, और ये बैटरी हमारा हो गया। ये कितना है R3R, रेशियो 1:3, 1:3 रेशियो है। तो ये बैलेंस्ड व्हीटस्टोन ब्रिज है। ये जो दिख रहा है वो व्हीटस्टोन ब्रिज है जो कि बैलेंस्ड है। और जब ये बैलेंस्ड है तब इसका कोई काम नहीं है, इसको हटा देते हैं। अब यहाँ पर देखिए कितना हो गया, ये दोनों सीरीज में है, 4R और ये 6 to 8R। तो 4R और 6R 8R ये दोनों जो है सो पैरेलल में है। तो उसका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कितना होगा, एक बार मल्टीप्लाई कर देते हैं R² और सम प्रोडक्ट बाय सम 12R, ये जो भी आ जाए 4 times 3, 8R/3 आया। ये है 8R/3। और पावर मैक्सिमम होने के लिए ये कितना है 2 ओम। पावर मैक्सिमम होने के लिए ये लोड रेजिस्टेंस जो है वो R के बराबर होना पड़ेगा। 8R/3 को 2 के इक्वल होना पड़ेगा। तो R कितना आया, R आया 2 times 3/8, 2 4 8, so 3/4 मतलब 0.75, इतना ओम होना चाहिए। तो R का वैल्यू यदि 0.75 ओम है तो ये हो जाएगा 0.75, ये हो जाएगा 2.25, ये हो जाएगा 1.5, ये हो जाएगा कितना हो जाएगा, जो भी हो जाएगा। और उस केस में पावर इससे मैक्सिमम आएगा। तो आंसर हो गया आपका 3। तो इसमें इतना ही याद रखना है कि कोई भी बैटरी मैक्सिमम पावर तब सप्लाई कर रहा होता है जब एक्सटर्नल लोड रेजिस्टेंस जो है उसका इंटरनल रेजिस्टेंस के बराबर होता है। मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। यह रेजिस्टेंस R इक्वल टू 50 ओम, एन इंडक्टेंस L इक्वल टू 20 मिली हेनरी और कैपेसिटेंस 12 माइक्रोफैराड आर कनेक्टेड इन सीरीज। LCR सर्किट जो है सीरीज में कनेक्ट कर दिया गया है। पावर सप्लाई AC पावर सप्लाई है। कितना है पावर सप्लाई, 220 sin 100πt, ये है पावर सप्लाई। पूछ रहा है द टाइम टेकन टू इंक्रीज द करंट इन द सर्किट फ्रॉम हाफ ऑफ द पीक वैल्यू टू द पीक वैल्यू, हाफ पीक टू फुल पीक तक करंट को जाने में इसमें जो करंट फ्लो कर रहा है, डायरेक्शन नहीं दिखा सकते, एसी है ना, कभी राइट कभी लेफ्ट कभी राइट लेफ्ट। तो लाइक बैटरी जिसमें डायरेक्शन दिखाते थे इसमें डायरेक्शन नहीं दिखा सकते, लेकिन आई लिख दिया, इसमें करंट आई है। तो इसमें करंट कितना होता है, करंट होता है V/Z। Z क्या है, इम्पीडेंस। Z जो है सो इम्पीडेंस है। और इम्पीडेंस यहाँ पे कैसे निकालते हैं, इम्पीडेंस यहाँ पे वेक्टर की तरह निकालते हैं। ये रेजिस्टेंस जो है उसमें करंट, ये सप्लाई करंट के फेज में होता है, जिधर सप्लाई करंट के फेज में होता है लेकिन दोनों साथ में रहता है। ये कैपेसिटर में ये 90 डिग्री इससे आगे रहता है और ये 90 डिग्री पीछे रहता है। तो यहाँ पर हम दिखा रहे हैं ये R हो गया हमारा, ये आगे रहता है, कौन आगे रहता है, ये आगे है तो इसका 1/ωc है, और ये पीछे रहता है वो ωL। और ये तीनों का यदि सम करें हम तो ऐसा कर लेते हैं, ये R इधर है और ये दोनों का जो सम है वो इधर है, और ये हमारा जो है सो ZR है, ये एंगल फाई है, ये Z है। और Z कितना आया, यहाँ से देख सकते हैं Z कितना आ रहा है, पाइथागोरस थ्योरम यूज करेंगे, R² प्लस ये वाला नंबर कितना है, ये दोनों का डिफरेंस 1/ωc माइनस 1/ωL, जो भी है। तो यहाँ पर ये सारे नंबर हैं। ये है, तो इसको हम क्या कैसे लिख सकते हैं, इसको फिर इतना करने का नहीं, आपको केवल समझाने के लिए बता रहे हैं। ये V जो है सो V/Z है यहाँ पर, और ये V के जगह पर कितना लिखा हुआ है 220 sin ωt,
यहीं छोड़ दें क्या? नहीं, अब करंट जो है इसका फेज इसके फेज में नहीं रहता है। यदि यहाँ पर हम जस्ट 100 पाई टी लिखेंगे, ओमेगा कहाँ से लिख रहे हैं, यदि यहाँ पर हम 100 पाई टी लिख के छोड़ दें तो इसका मतलब है करंट और वोल्टेज दोनों फेज में है। ऐसा तभी संभव है जब केवल रेजिस्टेंस हो, लेकिन ये दोनों मिलके आके यहाँ पर देखिए ये फाई आया जिसका वैल्यू जीरो नहीं है। अब फाई को जीरो होने के लिए क्या करना पड़ेगा? देखिए यहाँ पर कॉस फाई कितना होता है, आर बाई जेड, यहाँ से देख के बता सकते हैं आर बाई जेड। और ये तभी संभव है, फाई को जीरो तभी संभव है जब ये 1 आ जाए, और 1 आ जाए तो जेड को आर होना पड़ेगा, और जेड का आर होना पड़ेगा तो ये दोनों जीरो होना पड़ेगा। ऐसा केवल रेजोनेंस में होता है, बाकी समय में ये फाई जो जीरो नहीं रहता है। तो एक ही कंडीशन में फाई जीरो रहता है, वो रेजोनेंस में। तो अभी जनरल केस ले लेते हैं, हम इसको कैलकुलेट नहीं करने जा रहे हैं, जबकि वैल्यू दिया हुआ है, आप चाहो तो कैलकुलेट कर सकते हो। तो कुछ भी होगा, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। यहाँ पर हम एक सिंपली एक फाई लगा देते हैं कि अब ये दोनों के बीच में फेज डिफरेंस है, रहने दीजिए, उससे मुझे इस सवाल में उसको कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। तो यहाँ पर ये मैक्सिमम कितना करंट हुआ, इसको ये मैक्सिमम करंट हुआ साइन 100 पाई टी, और ये फाई एक फेज है, ये है करंट इसमें। तो कहने का मतलब यदि एलसीआर सर्किट हमारे पास है तो उसमें करंट कैसे लिखेंगे, करंट मैक्सिमम करंट टाइम्स साइन, और जितना आर्गूमेंट है यहाँ पर वोल्टेज का वही प्लस एक फाई लगा देंगे। वो फाई डिपेंड करता है वैल्यूज़ पर, इसके एलसीआर के वैल्यूज़ पर। यदि ये रेजोनेंस में है, एलसीआर ऐसा है कि एलसी इज इक्वल टू 1/ω², ये यदि सेटिस्फाइड कर जाता है तो इस केस में ये वाला जीरो हो जाएगा ना, ये जीरो होने का मतलब है ω² इक्वल टू 1/LC। तो ये यदि जीरो हो गया तब ये प्योरली रेजोनेंस में है, ये प्योरली रेसिस्टिव सर्किट है, और उस केस में फाई जीरो होगा, अदरवाइज नहीं होगा। लेकिन रहे या ना रहे हमें उससे फर्क नहीं पड़ता, हमसे केवल ये पूछा जा रहा है कि ये वैल्यू जो है आई का वैल्यू एक पर्टिकुलर टाइम t1 में कितना है, पीक का हाफ है, और दूसरा टाइम t2 में पीक आ गया, कितना टाइम लगा पीक तक जाने में, t1 माइनस t2 कितना है, यही पूछ रहा है हमसे। कोई पर्टिकुलर टाइम में इसका वैल्यू I0/2 है, वो तो डिपेंड करेगा टाइम पर। और उसके बाद में फिर जब डबल हो जाएगा, जब पीक पर पहुंच जाएगा, वो टाइम t2 है, कितना टाइम लगेगा यही पूछ रहे हैं। अब यदि ये देखिए साइनसोइडल वेव है, आप कुछ ऐसे कर सकते हो कि भाई ठीक है फाई को भूल जाते हैं, फाई मान लेते हैं जीरो हमारा है, ठीक है। फाई क्या करता है, जस्ट थोड़ा सा तो शिफ्ट करता है साइन वेव को इधर से उधर, तो ये कुछ ऐसे चल रहा है, कुछ ऐसे चल रहा है, राइट। तो ये हमारा करंट है और ये टाइम है। यहाँ से यहाँ तक जाने में कितना टाइम लगता है, ये लगता है 1 क्वार्टर, और 1 टाइम पीरियड का 1 क्वार्टर। वही वहाँ से यहाँ तक आने में लगता है 2 क्वार्टर, 3 क्वार्टर, 4 क्वार्टर, एक वेव कंप्लीट हो गया, ठीक है। तो ये हाफ जो उसका पीक का हाफ है, कहीं यहाँ पर ये जो पीक का हाफ दिख रहा है इधर, यहाँ से यहाँ तक जाने में कितना टाइम लगेगा, क्या यहाँ से यहाँ तक जाने में O से A और A से B तक जाने में क्या सेम टाइम लगेगा, O to A, A to B? नहीं, O to A और A to B जाने में सेम टाइम नहीं लगेगा। तो ये यहाँ से यहाँ तक का T/4 है, तो ये उसका T/8 नहीं हो जाएगा। यदि T/8 होना था तो यहाँ पर T कितना है, देखिए ये T कैसे इसको लिख सकते हैं, ओमेगा कितना है, ओमेगा है 100 पाई, तो T कितना हो गया 2π/ω, 2π/ω मतलब 100 पाई, पाई खत्म, 1/50, 1/50 सेकेंड। तो हम इसको 1000 से मल्टीप्लाई किए और 1000 से डिवाइड किए, ये मिली सेकेंड हो जाएगा। इतना तो भी कर सकते हैं, ये 20/1000 मतलब 20 मिली सेकेंड है। अब उसका 1 क्वार्टर में 5 मिली सेकेंड, यहाँ से यहाँ तक आने में 5 मिली सेकेंड, यहाँ से आने तक 2.5 मिली सेकेंड होता, यदि यहाँ से यहाँ तक आने में और यहाँ से यहाँ तक आने में सेम टाइम लगता। तो अभी आप देखोगे कि नहीं होगा, तो यही मत सोचिएगा कि यहाँ से यहाँ तक आने में मुझे पता है 5 मिली सेकेंड, तो यहाँ से यहाँ तक आने में 2.5 मिली सेकेंड कर देंगे और आंसर आपका सही हो जाएगा। नहीं, ये केवल यहाँ से यहाँ तक सिमेट्री से देख के यहाँ से यहाँ तक जो है ही चलता है, ये सिमेट्रिक नहीं है, ये दोनों एक जैसा नहीं है, इसका स्लोप अलग अलग है। हाँ, यहाँ से यहाँ तक जाने में और यहाँ से यहाँ तक आने में सेम टाइम लगेगा, लेकिन ये टाइम यहाँ नहीं है,
ये इसका स्लोप अलग है, इस सब का स्लोप अलग है। तो खैर निकालें कैसे? निकालने के लिए ऐसा है कि हम इसी में वैल्यू रख देते हैं कि t1 टाइम में ये I0/2 है, I0/2 है साइन 100 पाई टी प्लस पाई t1। तो ये चला गया, ये कितना हो गया? हाफ। हाफ मतलब कितना? साइन 30 डिग्री। इसका मतलब ये है साइन 30 डिग्री है, ये है 30 डिग्री, π/6। इक्वेशन नंबर 1, केस 1 से इक्वेशन नंबर 1 आया। केस 2 से इक्वेशन नंबर 2 आएगा। केस 2 ये है कि t2 पर ये पीक वैल्यू मिलता है। तो पीक वैल्यू I0, यहाँ पे जो इक्वेशन इसको देख के लिखते हैं, I के जगह पर I0 और यहाँ तो ऑलरेडी I0 है। किस टाइम में मिला? t2 टाइम में। ये खत्म हो गया, 1 आ गया। एक 1 का कितना साइन होता है? 1 90 डिग्री। तो ये जो आर्गुमेंट है वो 90 डिग्री हो गया। 100 पाई t2 प्लस 5 इसको टू 90 डिग्री। इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट कीजिए, अपने जो है t2 माइनस t1 निकल जाएगा। सब्ट्रैक्ट करते हैं, 5 कैंसिल हो गया। देखिए 5 का कोई मतलब नहीं रहा, कुछ भी रहे। तो LCR सर्किट में LCR का वैल्यू कुछ भी रहे, इस तरह के क्वेश्चन में उसका कोई रूल नहीं होता, तो उसको निकालने नहीं लग जाना है। t2 माइनस t1 ये कॉमन हुआ और 100 पाई यहाँ पर 100 पाई कॉमन हुआ। इधर कितना हो गया? π/2 में से π/6 चला गया, जो भी आ रहा वैल्यू। अब t2 माइनस t1 निकालना है। ये कितना हो गया? ये 4π/12 और इधर 1/100 पाई, इतना सेकेंड। इसको मिली सेकेंड में बना देते हैं, 1000 से मल्टीप्लाई करते हैं, इतना मिली सेकेंड हो गया। और नीचे में जितना है 12 टाइम्स 25 40 आया 3.33 मिली सेकेंड। ये आपका आंसर है। इस केस में यदि आप ऐसे निकालते कि ओके यहाँ से यहाँ तक आने में 5 मिली सेकेंड लगता है, t/4 वाटर टी आर निकाले थे 50 मिली सेकेंड, कितना निकाले? 20 मिली सेकेंड। तो ये यहाँ से यहाँ तक जो 5 मिली सेकेंड लगता है उसका हाफ कर देंगे, 2.5 मिली सेकेंड। उतना नहीं आया, 3.33 मिली सेकेंड आया। और स्लो इसका जो है बढ़ रहा है, यहाँ पर स्लोली बढ़ रहा है, यहाँ बहुत फास्ट बढ़ता है क्योंकि स्लो बढ़ रहा है लगातार इधर। ओके, मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। When a light of wavelength λ1 is equal to 155 nanometer is incident on a metal surface, the stopping potential of photoelectron is V1. Photoelectric effect है। If the wavelength of the incident light is increased to twice, the stopping potential of photoelectron becomes 1/6. The value of work function बताना है। ये काफ़ी सिंपल है। आपको क्या करना है, सिंपली जो है सो फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट का इक्वेशन लिखना है। ये इंसिडेंट एनर्जी है, ये वर्क फंक्शन है, इतना वर्क फंक्शन को खर्च कर लेगा निकालने में, और जो एनर्जी इसका बच गया वो जो है सो काइनेटिक एनर्जी में जाएगा यहाँ पर। और काइनेटिक एनर्जी को हम लिख सकते हैं ई भी। ये काइनेटिक एनर्जी जो है भी यदि स्टॉपिंग पोटेंशियल है तो ई टाइम्स V0 हम लिख सकते हैं काइनेटिक एनर्जी को। सेकेंड केस में hc/λ कितना कर दिया गया? डबल कर दिया गया। फाई तो चेंज नहीं होगा क्योंकि उस मेटल का प्रॉपर्टी है जो इलेक्ट्रॉन इजेक्ट करता है। और ई भी जो है सो V0 हो गया 1/6, V0 का 6th हो गया। हमें फाई का वैल्यू निकालना है, फाई निकालना है, V0 से मैं मतलब नहीं है, इन टर्म्स ऑफ लैम्डा निकालना है। लैम्डा क्योंकि दिया हुआ है, यहाँ पर लैम्डा जो लिखे हैं वो λ1 है, λ2 जो सो 2 लैम्डा यहाँ लिखे हुए हैं। तो इसको क्या करते हैं, V0 से में इंटरेस्ट नहीं है तो V0 को हटा देते हैं, इसको 1 से मल्टीप्लाई करते हैं, इसको 1/6 से मल्टीप्लाई करते हैं और सब्ट्रैक्ट कर देते हैं। ये खत्म। यहाँ कितना बच गया? hc/6 लैम्डा, hc/λ निकाल लेते हैं यहाँ, तो 1/6 और ये कितना है 1/2 इक्वल टू
फाइव यहाँ कॉमन कर लिए, ये 16 माइनस 1 कितना आया एस सी बाई लैम्डा, ये हो गया 2 माइनस 6 तो -4 बाई 12, और इधर कितना हुआ 5 माइनस 5 बाई 6, ये 2 बार में चला गया, ये 2 बार में चला गया, तो 5 कितना आ गया, 5 आ गया एस सी बाई 10 लैम्डा, नहीं एस सी बाई 10 लैम्डा नहीं है, 2 बाई 5 लैम्डा, ये 2 यहाँ है एस सी के साथ में, और ये 5 जो है सो नीचे आ गया लैम्डा के साथ में, कितना, अब 2 बाई 5 है, एच सी का वैल्यू दिया है 1240, नहीं दिया है तो आपको याद रखना है कि एच सी का वैल्यू जो है सो 1240 इलेक्ट्रॉन वोल्ट नैनोमीटर होता है, और लैम्डा का वैल्यू यहाँ पर रखना पड़ेगा, तो कितना है 155। अब निकाल लीजिए इसको, 5 से इसको काटिए, कितना हुआ, और कितना आएगा, इसको कुछ नहीं कर सकते तो मल्टीप्लाई कर देते हैं, 496 बाई 155 और डिवाइड करके आप आंसर दीजिए। अब यहाँ पर फिर पूरा डिवीजन नहीं करना है, थोड़ा सा डिवीजन करना है, जो आंसर आ जाए तो वही लिख देना है। देखिए 150 है, 3 टाइम्स से 4 कुछ आएगा, तो 3 टाइम्स समथिंग है, 3 टाइम्स समथिंग ढूंढिए, ये आंसर है आपका 3.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। यहाँ पूरा इस सब कैलकुलेशन नहीं करने लगना है सभी, क्योंकि यदि ये होल वेल सेपरेटेड है तो पूरा कैलकुलेशन की जरूरत नहीं है, यदि वेल सेपरेटेड नहीं है तब तो आपको कोई उपाय नहीं करना ही पड़ेगा कैलकुलेशन। ओके, तो ये था 18 क्वेश्चन नंबर। नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट 6 क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। थैंक यू।